So good morning all of you. Let's start IWT, that is Internet, Web and Technology. I'll be starting up with Gigabit Ethernet, and we have already finished different all the uh, and I'll be finishing it off today so that we can start a new chapter today. तो हम लोगों को आज एक नया चैप्टर भी शुरू करना है. तो आज गीगाबिट जो है इथरनेट का वो लास्ट हो जाएगा एंड आई थिंक कि अब जो है काफ़ी कुछ हम लोगों को समझ में आ गया होगा. और अब जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. गीगाबिट इथरनेट तक हम लोगों को शुरू करना था. हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि किस तरीके से 100 बेस TX, 100 बेस FX और 100 बेस T4 जो है काम करता है और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जिसका कि हम लोगों ने टेबल बनाया था ये, और उसमें जो है सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया था, है ना. तो नाउ व्हाट इज गीगाबिट इथरनेट. गीगाबिट इथरनेट क्या है? गीगाबिट इथरनेट, बात समझिएगा. गीगाबिट इथरनेट हैज बीन डिजाइंड, यहाँ पर पढ़िए, गीगाबिट इथरनेट हैज बीन डिजाइंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डेटा रेट्स अप टू 100 Mbps, 1000 Mbps. अब गीगाबिट का मतलब ही होता है 10⁻³ है ना, MB. तो अब आप देखिएगा कि 1024 MB होता है. और जब गीगाबिट की ट्रांसफरेंस का जब गीगाबिट इथरनेट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेटा रेट्स इतना हाई हो जाए कि वो गीगाबिट में ट्रांसफर हो, और वो भी पर सेकंड. 1 गीगाबिट, 2 गीगाबिट पर सेकंड. जैसे यहाँ पे देखिए 1000 Mbps मतलब 1000 MB पर सेकंड. तो वो इक्विवेलेंट टू 1 गीगाबिट हो जाता है ना. तो 1 गीगाबिट इक्विवेलेंट हो जाता है, इसीलिए उसका जो इथरनेट का नाम है वो पड़ा है गीगाबिट इथरनेट. द मैक लेयर वाज सपोज्ड टू अनचेंज्ड. द मैक लेयर वाज सपोज्ड टू अनचेंज्ड थ्रू आउट द इवोल्यूशन ऑफ इथरनेट. जो मैक लेयर है, द मैक लेयर वाज सपोज्ड टू अनचेंज्ड throughout the evolution of Ethernet, but it does not remain so. कहने का मतलब जो मैक लेयर है, और जो मैक लेयर होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको बोलते हैं, तो मैक लेयर was supposed to unchanged throughout the evolution of Ethernet. जो मैक लेयर है वो अनचेंज रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है जब तक आपका इथरनेट का इवोल्यूशन जब तक हो रहा है, तब तक कोई चेंजेस नहीं होते हैं. बट इट डज नॉट रिमेन सो, लेकिन वो हमेशा के लिए वैसा हो ऐसा नहीं रहता है. सो व्हेन द रेट इज 1 Gbps, जब रेट जो है डेटा रेट जो स्पीड है वो अगर 1 Gbps को सपोर्ट करना है, 1 Gbps इज टू बी सपोर्टेड, द गीगाबिट इथरनेट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन आइदर ऑन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड. तो उस समय क्या होता है कि आपका जब गीगाबिट्स में जब गीगाबिट्स में डेटा को भेजना है, तो उस समय हो सकता है कि आपका जो चेंजेस है इथरनेट में वो आपका मैक लेयर में चेंजेस आ जाए. जो गीगाबिट इथरनेट होता है वो क्या होता है, वो ऑपरेट करने में सक्षम होता है फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, दोनों में. वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द गीगाबिट इथरनेट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन आइदर इन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड. इफ इट इज ऑपरेटेड इन हाफ डुप्लेक्स मोड, अगर वो हाफ डुप्लेक्स मोड में अगर वो ट्रांसमिट होता है, देन द एक्सेस मेथड यूज्ड इज CSMA by CD. तो जो डेटा एक्सेस मेथड जो यूज किया जाता है वो CSMA by CD यूज किया जाता है. CSMA by CD ये एक अलग टेक्नोलॉजी है जो कि आपका गीगाबिट इथरनेट को सपोर्ट करता है. बट इट
इफ द फुल डुप्लेक्स मोड इज यूज, जब फुल डुप्लेक्स मोड यूज होता है तब उस समय जो एक्सेस मेथड होता है, तो वो जो एक्सेस मेथड है ये CSM में CD बाई CD यूज नहीं होता है, उसमें कोई दूसरी ही मेथड यूज होती है। द एक्सेस मेथड इज यूज्ड इज नॉट सेम, तो वो ही नहीं रहती है, अलग हो जाता है। द गोल ऑफ गीगाबिट इथरनेट इज टू अपग्रेड द डेटा रेट टू 1 Gbps। जो गीगाबिट इथरनेट का जो मेन थीम है, जो मेन चीज है कि गीगानेट जो गीगाबिट इथरनेट है, उसका जो मेन जो पॉइंट है, जो चीज है कि जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमेशा तभी वो यूज होता है जब उसका गीगा रेट जो है 1 Gbps का हो, और जब ये 1 Gbps का होगा तभी जो है हम लोग इसको देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो आप ये है डेटा रेट है वो तभी इतना ज़्यादा अमाउंट में भेजा जा सकता है। इट कीप्स द एड्रेस लेंथ ऑफ द सेम फॉर्मेट। एड्रेस लेंथ जो है वही सेम फॉर्मेट का इसमें भी होता है जैसा पहले होता था। एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रेम लेंथ, जो फ्रेम लेंथ है वो भी मैक्सिमम और मिनिमम जो फ्रेम लेंथ है वो भी वही रहता है। इट मेक्स द गीगाबिट इथरनेट कंपैटिबल विथ स्टैंडर्ड और फास्ट इथरनेट। इट मेक्स द गीगाबिट इथरनेट कंपैटिबल, कहने का मतलब कि जो आपका जो गीगानेट का जो आप जो अर्थनेट गीगाबिट का जो अर्थनेट है, इथरनेट है, वो कंपैटिबल होना चाहिए फास्ट इथरनेट के लिए। और फास्ट इथरनेट हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, तो उसके लिए वो कंपैटिबल होना चाहिए, तभी आपका ये गीगाबिट इथरनेट सही से काम करेगा। इट यूजेस द सेम 48 बिट लेंथ एड्रेस, ये वही 48 बिट लेंथ एड्रेस को मेंटेन करता है, कंटेन करता है। इट यूजेस द सेम फ्रेम फॉर्मेट, ये उसी फ्रेम फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स ऑटो नेगोशिएशन एज डिफाइंड इन द फास्ट इथरनेट, तो ये जो है वही सेम फ्रेम फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। और ये जो है इट सपोर्ट्स ऑटो नेगोशिएशन। ऑटो नेगोशिएशन क्या मतलब है? ऑटो नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी आ रहे हों, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो आ रहा है वो आपका कुछ और नहीं होगा बल्कि जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, मतलब जो जिस चीज़ पर काम करता आ रहा है फास्ट इथरनेट पे, जो काम करता आ रहा है उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेगा, और जो कि फास्ट इथरनेट में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया गया है, बता दिया गया है। तो ये आपका गीगानेट था, और गीगानेट का जो आपका जो डायग्राम है, जो फिजिकल लेयर गीगाबिट इथरनेट का होता है, गीगाबिट इथरनेट का जो डायग्राम है, फिजिकल डायग्राम, वो यहाँ पे शो किया गया है, वो यहीं पे आपको दिख रहा होगा। रिकंसिलिएशन गीगाबिट मीडियम इंडिपेंडेंट इंटरफेस जो होता है, फिजिकल लेयर में आपका फिजिकल लेयर में ट्रांसीवर्स होते हैं। तो ये आपका जो है क्या होता है कि यहाँ पर शो किया गया है कई सारा चीज़, तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपका गीगाबिट मीडियम इंडिपेंडेंट इंटरफेस होता है, और फिजिकल लेयर एंटिटी जो है उसको ट्रांसीवर के रूप में जो है हम लोग उसको काम करवाते हैं। यहाँ देखिएगा कि मीडियम है, और मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस होता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए, मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस होता है। तो ये आपका गीगाबिट इथरनेट है जो कि मैंने ख़त्म कर दिया है, और इसी के साथ आपका पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जितना भी चैप्टर्स है 3rd यूनिट तक मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। आगे का भी कुछ कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है। अब हम लोग यूनिट 4 में चलेंगे, यूनिट 4 का भी कुछ काम इसमें हम लोग आज कर लेंगे। तो इसको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है, जब भी जब जो भी आपको अगर
देखिएगा जो टीसीपी है, टीसीपी क्या कहता है कि टीसीपी जो है, टीसीपी हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो दैट इज यूनिट 4। अब इसमें जो है टीसीपी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डीसीएन में, कि जो टीसीपी होता है, द टीसीपी प्रोवाइड्स रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ऑब्वियसली टीसीपी जो है रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है, रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन एन आईपी एनवायरनमेंट, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट में। टीसीपी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी का जो मतलब है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर से मतलब है, और ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई लेयर में होता है। ओएसआई लेयर में जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो 4th नंबर पे आता है ना। अमंग दीज सर्विसेज टीसीपी प्रोवाइड्स स्ट्रीम्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो अमंग दीज सर्विसेज टीसीपी प्रोवाइड्स स्ट्रीम्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। स्ट्रीम्स ऑफ डेटा ट्रांसफर कहने का मतलब क्या है कि टीसीपी प्रोवाइड्स लॉट ऑफ व्हेनेवर ऐसे स्ट्रीम्स ऑफ डेटा जिसमें कि निरंतर डेटा का प्रवाह हो रहा है। जब जब तक आप लोगों का निरंतर डेटा का प्रवाह हो रहा है, उसमें जो है आप लोग उसको देखेंगे हमेशा कि टीसीपी जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है। और टीसीपी प्रोवाइड्स स्ट्रीम ऑफ डेटा ट्रांसफर। कई सारे जो आपके डेटा ट्रांसफर के स्ट्रीम्स होते हैं, मतलब अलग अलग जितने भी बैंडविड्थ के जो डेटा हैं वो टीसीपी सपोर्ट करने में सक्षम हो, चाहे वो फुल डुप्लेक्स हो या फिर हाफ डुप्लेक्स हो। TCP provides streams of data transfer reliability, full duplex operation, efficient flow control and multiplexing। इसमें क्या क्या होता है, full duplex operation, efficient flow control and multiplexing into stream data transfer। तो मल्टीप्लेक्सिंग भी इसमें होता है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें टीसीपी में होती हैं। हालांकि टीसीपी मैंने आप लोगों को कुछ पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरा टीसीपी जो है एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, दैट डिलीवर्स अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कहने का मतलब है कि जो आपका डेटा रेट है ट्रांसफरेंस का, जो बाइट्स ट्रांसफरेंस है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब कि कभी डेटा रेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, उसको भी ये सपोर्ट कर देता है। टीसीपी में कोई जरूरी नहीं है कि डेटा हमेशा एक समान जा रहे होंगे। जो डेटा है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस आ सकते हैं का मतलब क्या है, ऐसे चेंजेस जिसमें कि आपका जो डेटा है वो कभी उसका डेटा रेट बढ़ सकता है या डेटा रेट घट भी सकता है। ठीक है। TCP delivers unstructured stream of bytes identified by sequence number। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको सीक्वेंस नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी डेटा ट्रांसफरेंस होता है, तो जब डेटा डिलीवर होता है तो उसमें जो सीक्वेंस नंबर है, जिस तरीके से सीक्वेंस की नंबरिंग होती है, उस नंबरिंग के अनुसार आपका जो डेटा है वो उसमें डाल दिया जाता है, और उसी से पता चलता है कि कौन सा डेटा पहले आया है और कौन सा डेटा बाद में आया है। टीसीपी ग्रुप्स बाइट्स इनटू सेगमेंट्स। जितना भी आपका ये बाइट्स है उसको सेगमेंट में बांट दिया जाता है टीसीपी के द्वारा, एंड पासेस देम टू आईपी फॉर डिलीवरी। तो इसीलिए जो है वो जो है पास कर दिया जाता है डेस्टिनेशन आईपी को डिलीवरी के लिए। टीसीपी ऑफर्स रिलायबिलिटी। यस, टीसीपी जो है रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। TCP offers reliability, providing connections oriented, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एंड एंड टू एंड रिलायबल पैकेट, जिसको कि एंड टू एंड रिलायबल पैकेट कहते हैं। कहने का मतलब एंड टू एंड रिलायबल पैकेट क्या होता है, टीसीपी में हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है कि जब कनेक्शन बिल्ट होता है उसमें क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि जब भी आपका डेटा ट्रांसफरेंस होता है तो कनेक्शन बिल्ड होता है, और वो कनेक्शन तब तक बिल्ड रहता है जब तक पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता।
जब डेटा का ट्रांसफरेंस बंद हो जाता है तब जो है वो कनेक्शन हटा लिया जाता है। मान लिया, सपोज कीजिए कि सेंडर है और डेस्टिनेशन को डेटा भेजना चाहता है, तो क्या करेगा कि आपका जो सेंडर है वो डेस्टिनेशन के साथ एक डेडिकेटेड कनेक्शन बिल्ड करेगा, और वो वैसा डेडिकेटेड कनेक्शन होगा कि जिसमें कि जब तक डेटा ट्रांसफर होता रहेगा तब तक जो है वो कनेक्शन बिल्ड रहेगा, उसमें कहीं कोई दूसरी चीजों की इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसीलिए इसको एंड टू एंड रिलायबल पैकेट डिलीवरी भी कहते हैं। एंड टू एंड रिलायबल पैकेट डिलीवरी थ्रू एन इंटर नेटवर्क। किसी भी इंटर नेटवर्क में आपका जो रिलायबल है वो रिलायबिलिटी जो होता है वो पैकेट डिलीवरी के लिए जो है एंड टू एंड रिलायबल पैकेट डिलीवरी कहते हैं इसको। It does this by sequencing by sequencing bytes। कहने का मतलब कि वो बाइट्स, जितने भी बाइट्स होते हैं उसको सीक्वेंस में कर लिया जाता है। सीक्वेंस मतलब नंबरिंग कर लिया जाता है और उसी के अनुसार डेटा को डिलीवर किया जाता है विथ अ फॉरवर्डिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि जब जैसे ही पहुंचता है डेस्टिनेशन को तो उस डेस्टिनेशन के पास से एक आपको फॉरवर्डिंग क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाता है। जब भी डेटा भेजा जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी साथ में आ जाता है। फॉरवर्डिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर दैट इंडिकेट्स टू द डेस्टिनेशन, ये बताता है कि डेस्टिनेशन पे आपका डेटा पहुंच चुका है। द नेक्स्ट बाइट द सोर्स एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि द नेक्स्ट बाइट, जो आपका नेक्स्ट बाइट जो मिलना है तो वो रिसीव होने से पहले, जब तब तक वो रिसीव नहीं होगा जब तक इधर से आपका एक्नॉलेजमेंट जो है फॉरवर्ड नहीं कर दिया जाएगा। जब एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जब एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड हो जाता है, जब एक्नॉलेजमेंट वहाँ पर सेंडर को मिल जाता है, तो जो आपका एक्नॉलेजमेंट है वो एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिलता है नेक्स्ट फ्रेम जो है वो भेज दिया जाता है डेस्टिनेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे है द रिलायबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ टीसीपी अलाउज डिवाइसेस। यहाँ पे पढ़िएगा, द नेक्स्ट बाइट ऑफ द सोर्स एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। द रिलायबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ टीसीपी अलाउज डिवाइसेस। द रिलायबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ टीसीपी अलाउज डिवाइसेस to deal with lost, delayed, duplicate और misread पैकेट। कहने का मतलब जो रिलायबिलिटी है, द रिलायबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ टीसीपी अलाउज डिवाइसेस टू डील विथ लॉस्ट, डिलेड, डुप्लीकेट और मिसरीड पैकेट। कहने का मतलब ये है कि जो टीसीपी है वो डिवाइसेस को अलाउ करता है ताकि आपका डेटा जो है वैसे चीज़ को अलाउ कर देता है ताकि आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो या डिलेड हो या फिर डुप्लीकेट हो, ये सब चीज़ें उसमें ना हो पाए। यहाँ पे देखिए, द रिलायबिलिटी मैकेनिज्म को क्या करता है, टीसीपी का जो रिलायबिलिटी मैकेनिज्म है वो अलाउ कर देता है कि जो भी डेटा जा रहा है वो आपका, या अगर लॉस्ट भी डेटा हुआ तो भी मिल जाए, डिले होकर के मिलना है तो भी मिल जाए, अगर डुप्लीकेटेड डेटा है तो भी उसको रीड कर ले, और जो डेटा सही से रीड नहीं हो पाया है उसको भी वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ टाइम आउट मैकेनिज्म अलाउज डिवाइसेस टू डिटेक्ट। टाइम आउट मैकेनिज्म क्या करता है, वो डिवाइस को अलाउ करता है ताकि वो डिटेक्ट हो सके। टाइम मैकेनिज्म क्या करता है कि जो डेटा अगर नहीं मिला है वहाँ, तो वो उस टाइम मैकेनिज्म के अनुसार जो है टाइम आउट मैकेनिज्म से पता चल जाएगा कौन सा डेटा डेस्टिनेशन को नहीं रिसीव हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कि आपको जो टीसीपी का जो फॉर्मेट है, हेडर फॉर्मेट, वो यहाँ पे दिखा दिया गया है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। पूरा का पूरा ये 32 बिट का होता है जिसको कि 4 बाइट बोलते हैं। और ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक चेकसम और अर्जेंट तक ये पूरा आपका टीसीपी हेडर है। और उसमें
ऑप्शनल पोर्शन टीसीपी सेगमेंट में जुड़ा हुआ है, जो कि ये ऑप्शंस है, पैडिंग है और ये डेटा है, ये ऑप्शनल पोर्शन होते हैं जो कि टीसीपी के में जुड़ जाते हैं हेडर फॉर्मेट। तो टीसीपी हेडर का लेंथ है यहाँ पे रिजर्व्ड बिट है। रिजर्व्ड बिट क्या होते हैं, जिसमें कि आपका ये चेक किया जाता है कि अगर मान लिया कि किसी भी दूसरे राउटर को फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, तो उस राउटर का जिस किसी नेटवर्क में फॉरवर्ड हो रहा है डेटा आपका, तो उस नेटवर्क के जो राउटर हैं, उस नेटवर्क के राउटर में का जो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के जो राउटर हैं, टीसीपी हेडर लेंथ में उस पर्टिकुलर नेटवर्क के जो राउटर है उसको जो है वो यहाँ पे शो कर दिया गया है, और वो रिजर्व कर लिया जाता है कि जहाँ पर भी आपका नेटवर्क चेंज हो रहा हो या राउटर की मदद से, तो वो क्या कर लेगा, वो राउटर जो है आपका ये कर लिया जाएगा, वो जो राउटर है वो उस पर्टिकुलर डेटा को रिजर्व कर लेगा, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए रिजर्व्ड होता है, ताकि राउटर का जो भी डेफिनेशंस है वो उसको मिल जाए या फिर उसका आईपी एड्रेस मिल जाए और वो यहाँ पे आ सके, इसीलिए रिजर्व होता है। कुछ फ्लैग्स भी रहते हैं। फ्लैग्स कहने का मतलब क्या होता है कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है उसका नोटेशंस को नोट करने के लिए होता है, और कुछ विंडो प्रोटोकॉल को देखने के लिए विंडोज भी होते हैं। तो ये सब आपका टीसीपी हेडर में होता है। ये आपका टीसीपी हेडर फॉर्मेट है, इसको पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल होता क्या है? Every bytes on a TCP connection has its own 32-bit sequence number. हर टीसीपी कनेक्शन में हर बाइट में आपका जो 32 बिट सीक्वेंस नंबर होता है, और ये 32 बिट सीक्वेंस नंबर जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल, टीसीपी का जो प्रोटोकॉल है उसी में ये रहता है। These numbers are used for both acknowledgement and for window mechanism. ये एक्नॉलेजमेंट और विंडो मैकेनिज्म दोनों के लिए यूज होता है। यहाँ पर देखिएगा सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स क्या होता है? द सेंडिंग एंड रिसीविंग टीसीपी एंटिटीज एक्सचेंज डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। जब हम लोग डेटा को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो जो टीसीपी के जो एंटिटीज हैं, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, वो जो डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो किसी न किसी सेगमेंट में कर रहे होते हैं। तो ये सेगमेंट का में करते हैं। अ सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड 20 बाइट हेडर। तो आपका जो सेगमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड 20 बाइट हेडर, वो 20 बाइट हेडर को जो है, जो आपका सेगमेंट है दैट इज फिक्स्ड फॉर 20 बाइट हेडर। तो सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 20 बाइट हेडर, याद रखना है इसको। एंड ऑप्शनल पार्ट, और उसमें जो है हेडर और ऑप्शनल पार्ट के लिए 20 बाइट होते हैं, फॉलोड बाय 0 और मोर डेटा बाइट। तो उसी में जो है आपका 0 और ज़्यादा डेटा बाइट जो है वो सब इसी में रहता है। नेक्स्ट इज सेगमेंट साइज। सेगमेंट साइज क्या होता है? द सेगमेंट साइज इज डिसाइडेड बाय द टीसीपी सॉफ्टवेयर। जो सेगमेंट साइज है वो डिसाइड क्यों होता है? टीसीपी सॉफ्टवेयर के द्वारा। टू लिमिट्स रेस्ट्रिक्शन द सेगमेंट साइज एज अंडर। दो उसमें लिमिटेशंस भी हैं। पहला है ए, ईच सेगमेंट इंक्लूड्स द टीसीपी हेडर। जो टीसीपी हेडर है वो कोई ना कोई आपका सेगमेंट इंक्लूड करेगा, जो कि फिट होना चाहिए 65,535 बाइट्स में। क्यों? क्योंकि आपका जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ बिट्स जो प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो यही है 65,535। इसी में आपका मैक्सिमम हम लोग माना जाता है कि जो वीडियोस है वो इसी में मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो इसी में डिलीवर किए जाते हैं, और वीडियो से ज़्यादा कोई भी ट्रांसफरेंस डेटा में डेटा को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा डेटा नहीं लेता है, वो सबसे ज़्यादा वीडियो ही लेता है। तो वीडियो को हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जो टीसीपी हेडर है वो मस्ट फिट इन 65,535 बाइट आईपी पेलोड, उसी आईपी पेलोड पे होना चाहिए। ईच सेगमेंट मस्ट फिट इन द each segment must fit in the MFU
अब ये क्या है, मैक्सिमम MTU, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है, MTU है ये, मस्ट फिट इन MTU, दैट इज मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। तो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट ऑब्वियसली वीडियो का ही होता है, इसीलिए पहले वाला जो था उसमें 65,535 था, जो कि मैक्सिमम पिक्सल होता है। और अब जो आपको शो होने जा रहा है वो क्या हो रहा है कि जो आपका सेगमेंट है, हर सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो उस बाइट को, जो 65,535 बाइट्स है, उसको सपोर्ट करें। इन ईच नेटवर्क हैज अ मैक्सिमम ट्रांसफर, हर नेटवर्क में मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट जो है वो रहता है। प्रैक्टिकली MTU which is few thousand bytes defines the upper limit of the segment size। ये आपका कुछ ऐसे MTU में जो होता है, जो MTU होता है वो क्या होता है, few thousand bytes को डिफाइन करता है, that is the upper limit of the segment size। वो अपर लिमिट है सेगमेंट साइज का। तो अपर लिमिट जो सेगमेंट साइज का है वो आपका इसमें रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इफ अ सेगमेंट इज टू लार्ज, बहुत बड़ा अगर सेगमेंट है तो क्या करेगा, इट शुड बी टेकन इनटू स्मॉल सेगमेंट, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है। यूजिंग फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन को यूज करने के लिए प्रयोग करते हैं, दैट फ्रैगमेंटेशन इज डन बाय राउटर। Using fragmentation by router, each new segments gets a new IP header। तो आपका जो फ्रैगमेंटेशन है वो कुछ और नहीं है, बल्कि आपका जो फ्रैगमेंटेशन है वो न्यू सेगमेंट के लिए जो है इट गेट्स अ न्यू IP हेडर, उसको नया IP हेडर मिल जाता है। Therefore, the fragmentation by router will increase the overload। तो फ्रैगमेंटेशन करने से क्या होता है कि राउटर पे होता है कि जो आपका फ्रैगमेंटेशन है, वो फ्रैगमेंटेशन जो है वो फ्रैगमेंटेशन है, वो फ्रैगमेंटेशन जो है, देयरफॉर द फ्रैगमेंटेशन बाय राउटर विल इंक्रीज द ओवरलोड। फ्रैगमेंटेशन जो है क्या करता है, आपका राउटर के ओवरलोड को इंक्रीज कर देता है। तो ये आपका फ्रैगमेंटेशन था, है ना। और उसके बाद फ्रैगमेंटेशन के बाद जो है ये आपका नेक्स्ट है टाइमर, ठीक है।